सबको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता है? उस दिन बता दी, सबको पता है ना? अक्षांश क्या होता है? नहीं बताया? अच्छा ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, रिवीजन कर दे रहे हैं। और कन्फ्यूज़न होता है तो उस दिन जो हमने नोट्स बनवाया था 1 पेज का, जो लोग नहीं आए थे वो लोग देख लेना, तुरंत फटाफट से बन जाएगा। तो वो क्या है, उसमें डायग्राम के ही थ्रू हम लोग को ज्योग्राफी डायग्राम के ही थ्रू कवर करना है। ठीक है, बिना डायग्राम के ज्योग्राफी का कोई मतलब होता नहीं है। तो अगर हम अक्षांश के बारे में पढ़ रहे हैं तो अक्षांश बना लेना है, देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं देशांतर, भारत का भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत का भूगोल का नक्शा आना चाहिए। रफ बहुत सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस रफ ऐसे बना लेना है। और मतलब विश्व का अगर हम मानचित्र बना लेते हैं तो उससे हमें भूगोल समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अक्षांश ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, पृथ्वी है। अब वो रखा हुआ है ना, ग्लोब रखा है, ग्लोब उठा लाओ, डेस्क पे रखा है। हाँ, ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, मैप पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करना सब लोग जानते होंगे। मैप का मतलब देखो, एक होता है 2D और एक होता है 3D, ये सबको पता है। 2D क्या होता है, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ठीक है, जैसे एक पेपर जब हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, लेंथ को और ब्रेड्थ को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, कोई अगर पेज नहीं या रेक्टेंगल बना है उसमें क्या क्या होता है? लंबाई चौड़ाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ। 2D में क्या होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। 3D में क्या होता है, ऊंचाई भी होती है। ठीक, तो 2D पे नॉर्थ और साउथ अलग तरीके से होता है, 3D पे हम क्या करते हैं, दायां हाथ बायां हाथ करते हैं। तो नॉर्थ साउथ 2D पे ऐसे बनाएंगे, बस ये है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, ये है, ये हम हमेशा बनाएंगे। श्रावस्ती का भी अगर नक्शा बनेगा तो उसके कोने पे ऐसे बना लेंगे, उसके बाद उस हिसाब से शहर किस तरफ कौन सा है। और वैसे तो हम पूर्व पश्चिम किसके हिसाब से तय करते हैं, ये पूरे ग्लोब के हिसाब से तय करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो भारत का क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कितना डिग्री उत्तर, कितने डिग्री उत्तर से लेके उत्तर, पूरब से लेके पूरब तक। ठीक है, समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा जो लोग नहीं आए थे, क्योंकि नहीं आए थे। जैसे ये है भारत, ठीक है, एक रफ, बहुत ही रफ सा मैप है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कौन सा कलर ले लें? येलो? अब दिख रहा है ना? कोई भी चीज़ हम जब डायग्राम से पढ़ते हैं तो वो समझ में ज़्यादा आती है ना। तो कोशिश हमेशा करना, इतिहास भी पढ़ो तो भी मैप बना लो, और जिस भी बारे में, इतिहास में जिसके भी बारे में पढ़ रहे हो, कौन सा आक्रमण कहाँ से हुआ, कौन लोग कहाँ से आए, वो अगर मैप के थ्रू याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, एकदम कहानी की तरह याद होता है और याद भी रहता है। ठीक है, अब क्या है, ये भारत का जो, ये भारत ऐसे ही तो नहीं, हवा में तो नहीं उड़ रहा है, ग्लोब पे है कहीं। ग्लोब हम देखेंगे, सबने देखा होगा भारत कहाँ है ना? ये है भारत, है ना? ये देखो, ये है। अब ग्लोब जो है, ये इसकी जो बीच में रेखा गई है, बीच में देख रहे हो मोटी सी रेखा, इसका क्या नाम है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा, ये सबसे पहली रेखा, ये कैसी है? खिंची तो है नहीं ग्लोब पे, आसमान में तो कहीं हमें दिखती नहीं है।
तो ये हमने मन से बनाया, क्यों बनाया? हाँ, काल्पनिक रेखा अपने आसानी के लिए बना लिया, ठीक है। कि जैसे वही हमने उस दिन बताया था कि अगर हम रूम नापने को कहें तो कोई लोग यहाँ से नापना शुरू कर देंगे, कोई यहाँ से नापेगा, कोई वहाँ से नापेगा, लेकिन हम कहें नहीं, इसी कोने से नापना है सबको, ठीक है। इस कोने का एक महत्व है, यहीं से हम समय लेंगे, यहीं से सब कुछ लेंगे, तो उसी कोने से सब शुरू करेंगे नापना, ठीक है। और जैसे क्या होता है, स्केल, पटरी जो होती है, जैसे कहीं पे पुराने समय कहीं गज में नापते थे, कहीं हाथ के हिसाब से नापते थे। तो अगर हम मान लो हाथ के हिसाब से नाप रहे हैं, कोई गज के हिसाब से नाप रहा है, हम उससे बात करेंगे, वो समझ ही नहीं पाएगा कितने हाथ मतलब कितना। जैसे अभी भी बिगहा बिस्वा में जो बात होती है, कहीं का बिगहा बड़ा होता है, कहीं का छोटा होता है। अब जिसे नहीं पता है, हम लोग बहुत लोकल हैं तो हमें पता है, बहुत लोग ऐसे होंगे शहर वहर के जिन्हें पता ही नहीं होगा, तो उनके लिए स्केलिंग प्रॉब्लम आज भी है, इतना बनाने के बाद भी है। तो अब क्या शुरू हो गया है, स्क्वायर फीट के हिसाब से सब जमीन बिकती है, शहर में तो बिकी रही है, धीरे धीरे गाँव तक आ गया है कि इतने स्क्वायर फीट इतने रुपए का हम आपको देंगे, ठीक है। तो हम मानक किसी भी चीज़ का कब क्यों बनाते हैं, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में उस चीज़ पे अगर बात हो रही है तो हर व्यक्ति हर भाषा का उसे समझ सके। जो हमारे पास पटरी होती है 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की, तो उसमें है कि ये 4 लाइन बाद ये सेंटीमीटर है, नीचे फुट का है, इंचेस है नीचे, और वही पटरी पूरी दुनिया में चल रही है। नासा के साइंटिस्ट भी वही पटरी यूज़ करते हैं और प्राइमरी का बच्चा भी वही पटरी यूज़ करता है। उसी स्केलिंग के लिए हमारे ग्लोब पे भी कुछ लाइंस बनाई गई हैं, ठीक है। ये बीच वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री, जहाँ से शुरू किया उसको क्या लग दिया, 0, तो बीच वाली हो गई 0 डिग्री, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर और हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक। अब विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे तो उसको कह दिया गया उत्तर, और विषुवत रेखा के नीचे गए तो उसे कह दिया गया दक्षिण। समझ में आ रहा है? तुम कहाँ पीछे बैठे हुई है, पंखे में? चलो अच्छा बैठे रहो, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो विषुवत रेखा के ऊपर हम जाएंगे तो उत्तर होता जाएगा। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे ग्लोब बनाया है, ये हमने खींच दी इस पे विषुवत रेखा 0 डिग्री, है ना। और ये लाइन, ये किसी ने हमसे पूछा नहीं ये लाइन खींची क्यों गई है, इसकी जरूरत क्या है? किस चीज का बेस है ये? किस किस चीज के लिए बेस मान रहे हैं, मतलब क्यों बेस मान रहे हैं? दिशा, ये अक्षांश रेखा दिशा निर्धारण करती है, देशांतर करती है। तो अक्षांश रेखा क्या करती है? बहुत एक शब्द का उत्तर है बिल्कुल, टाइम के लिए तो देशांतर है, दिशा टाइम। अक्षांश रेखा जलवायु निर्धारण करती है, ठीक है। जलवायु एक है समय, और एक रेखा बताती है समय को, और एक तरह की रेखा बताती है जलवायु को, ठीक है। उत्तर और दक्षिण जब हम जाएंगे तो उससे जलवायु प्रभावित होते हैं, पूर्व पश्चिम जब हम जाएंगे तो समय प्रभावित होता है। समझ में आ रही है बात? बहुत बहुत सीधे शब्द में है, जलवायु क्यों प्रभावित हो रही है ये बताओ। जब तक लॉजिक से नहीं सीखोगे तब तक भूल जाओगे। ऐसा क्यों है कि देशांतर रेखा जलवायु से नहीं प्रभावित हो रही है लेकिन अक्षांश रेखा हो रही है? बताओ, बहुत सिंपल है, लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। जलवायु किस चीज पे निर्धारित होती है ये बताओ। हाँ, क्या चीज? ऐसा क्यों? टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है? हर चीज को पकड़ते जाओ, टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है विषुवत रेखा पे? लगाओ दिमाग यहाँ। अरे वेरी गुड, सूर्य आया आंसर में। सूर्य, टेम्परेचर ही सूर्य की वजह से, यहाँ कोई आग तो जला नहीं रहा है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो यानी यहाँ पे सूर्य की किरणें तेज पड़ रही हैं, लंबवत मतलब सीधी सीधी पड़ रही हैं। और जितना हम ऊपर जाते जाएंगे क्या होगी, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। और हम जानते हैं, जब हम लोगों ने लेंस वाला एक्सपेरिमेंट तुम सबने किया होगा कि पेपर पे लेंस रखे रहो, बिल्कुल एकदम जब सीधे पड़ता है तो जलने लगता है, अभी तिरछा विरछा कर दो तो आग नहीं लगेगी, वो ठंडा ही ठंडा। क्यों? क्योंकि हवाएं भी तो चल रही हैं, जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है गोल गोल तो इस पर हवाएं भी चल रही हैं, तो वो हवाओं की वजह से भी, और जो सूर्य की रेखा पड़ रही है वो जो तिरछी हो जा रही है वो थोड़ी कमज़ोर हो जा रही है, और हवाएं भी चल रही हैं, इससे टेम्परेचर और गिर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर ही जलवायु को निर्धारित करता है, ठीक।
यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होगा, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा बारिश, क्योंकि पानी है यहाँ पे, है ना। तो टेम्परेचर, जब हम पानी को खौलाते हैं तो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक। फिर क्या होता है, ऊपर जाते जाते ठंडा होता है, तो ठंडा होके बारिश हो जाती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा ये भी है यहाँ से कि इक्वेटर पे हम कह रहे हैं बहुत गर्म है, तो इक्वेटर पे ही तो ऊपर जा रहा होगा, तो जब ऊपर जा रहा है पानी वाष्पीकरण हो रहा है, तो ठंडा होके कैसे नीचे आ रहा है, ठंडा कैसे हो जा रहा है? हाँ, तो सूर्य की किरण तो वायुमंडल के गैस से ही होके आ रही है, पड़ तो वो पानी पे रही है, तब पानी वाष्पित हो रहा है और वाष्पीकरण हो रहा है। बताओ। देखो, एक तो जमीन है अगल बगल, अगर तुम लोग देखो इक्वेटर के, धरती है, देश जो भी दिख रहे हैं वो सब जमीन है, ठीक है, और पानी है नीचे। जो हमारा दक्षिणी ग्लोब है, इसमें देखो पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक, और जो उत्तरी है उसमें जमीन ज़्यादा है, पूरी जमीन तो है। तो क्या होता है कि सरफेस है, मतलब हीट को एक सरफेस मिल रहा है, सतह मिल रही है। जैसे ही लेकिन वो इवेपोरेट होके ऊपर उठा, तो सतह मिल रही है उसे, हवा मिल रही है फिर। और वो हवा कैसी है, एक जगह स्थिर तो है नहीं, वो कहीं उत्तर से आ रही है, कहीं दक्षिण से आ रही है, हवा चल रही है। तो उसकी वजह से वो जो क्या कहते हैं, वाष्प उठ रहा है, वो इधर उधर हिल रहा है, इसकी वजह से वो उसमें जो हीट है, जो उसमें गर्मी है, वो छोड़ दे रहा है, तो वो थोड़ा ठंडा हो जा रहा है। और क्या है, हर 6 किलोमीटर ऊपर जाने पे कितना डिग्री तापमान गिरता है? एक, हाँ, 1.1 ही डिग्री गिरता है ना। देखो, अभी बताते हैं, चेक, रुको चेक करते हैं। जीरो 0.65, 0.65 हर 100 मीटर पे, ठीक है, हर 100 मीटर पे 0.65 डिग्री गिरता है, ठीक। तो अगर राउंड ऑफ में, लेकिन हाँ एग्जैक्ट फैक्ट पता होना चाहिए, 0.65 आता है क्वेश्चन, तो इसको एग्जैक्ट लगाना है हर 100 मीटर पे। तो हम हर उसके ऊपर 100 मीटर 200 जाएंगे तो 0.65 प्लस 0.65 उस हिसाब से गिरेगा। तो इसीलिए हम एक ही जगह पे नीचे हैं। जैसे अब यहाँ पे आते हैं, फिर से इस पे आते हैं, अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारी पहली अक्षांश रेखा क्या है, जहाँ से हम शुरू करते हैं 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से जाते हैं तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं जो सबसे ज़रूरी हैं वो कौन सी हैं, 23.5 डिग्री, फिर हाँ, फिर 33 डिग्री, फिर 66 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रेखाएं होती हैं। उसी तरह से उतना ही डिग्री नीचे हम लेते हैं, क्यों? अब ये भी क्वेश्चन आता है कि क्यों 23.5 ही लिया गया, क्यों नहीं 20 ले लिया गया? वेरी गुड, क्योंकि पृथ्वी देखो झुकी है, हमने उत्तर और दक्षिण कैसा बनाया, झुका हुआ बनाया है। और ये हम लोग जो ग्लोब पे देख रहे हैं पृथ्वी कैसी है, झुकी हुई है ना, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, और ये झुके झुके ऐसे घूम रही है सूरज के किनारे, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल जब हम निकालेंगे ये, तो वो कितना आएगा, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री झुकी है, इसीलिए 0 के बाद जो पहला हम लेते हैं वो 23.5 डिग्री लेते हैं।
और उसी हिसाब से ऊपर हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब हर जितनी भी ये रेखाएं हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये है अक्षांश रेखाएं हैं उत्तर की, तो हम इसमें सब में क्या लिखेंगे, उत्तर लगाएंगे। जैसे जब हम मापन का काम करते हैं, लंबाई नाप रहे हैं और हम ये कह के छोड़ दें 100, समझ में आएगा क्या 100? नहीं आएगा। उसी तरह से जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे, कभी भी उत्तर और दक्षिण जरूर लगाएंगे उसमें। ठीक है, अगर उत्तर के ही देशों की बात हो रही है जो उत्तरी गोलार्ध पे है तो हम उत्तर लिखेंगे, और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है तो हम दक्षिण लिख देंगे। अब ये उत्तर है और नीचे वाले जो होंगे, कलर बदल लेते हैं, हाँ वो दक्षिण है। ठीक है, ये दक्षिण। ये है हमारा विषुवत रेखा। तो जब हम उत्तर जाएंगे तो अभी हमने बताया कि अक्षांश रेखाओं की बात इसीलिए होती है क्योंकि हमें जलवायु के बारे में बात करनी होती है। जलवायु क्यों जरूरी है, जलवायु के बारे में पता लगाना क्यों जरूरी है? हाँ, सब कुछ। जैसे कहीं की ऐसी जलवायु है जहाँ पे मत्स्य का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की पूरी जनसंख्या, वहाँ का व्यापार सब किस पे डिपेंड है? वेरी गुड, वहाँ पे मत्स्य सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होता कहाँ है? प्लेस का नाम? एक देश है और एक जगह है। एक है न्यू फाउंडलैंड, है ना, और एक देश में जापान में सबसे ज़्यादा होता है ना। हाँ, तो उस पर हम लोग अभी बहुत बाद में आएंगे, अभी हम लोग बिल्कुल शुरुआत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में अभी अक्षांश और देशांतर नहीं पता चलेगा, तब तक भारत के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उत्तर उत्तर और पूरब पूरब वाले, वो नहीं याद होंगे। अक्षांश का मतलब समझ में आ गया, क्यों लेते हैं अक्षांश? जलवायु पता करने के लिए। ठीक है, अगर तुम लोगों ने अक्षांश टॉपिक डाला है तो वहाँ पे लिख लो, हेडिंग अगर अक्षांश डाली थी उस दिन जिसने भी डाली है, आज जो लिखना है वो भी अक्षांश डाल के लिख लें। महत्व क्या होता है इसका? महत्व होता है जलवायु, डैश करके जलवायु लिख लो, शॉर्ट में लिखो, याद होगा, एक नजर देखना रहेगा। ठीक है, और देशांतर में लिख लो समय और दिशा। समय ही लिखो, समय इंपॉर्टेंट है, दिशा तो उत्तर दक्षिण भी है। हाँ वही कह रहे हैं, दिशा मत लिखो, समय लिखो। अब देखो, ये भारत तुम लोग देख रहे हो, है ना, ये है भारत। तो अभी हमें अक्षांश के बारे में पता चला, सब लोग देख रहे हैं ना। तो भारत का पूरा नक्शा देखने पे भारत हमें इस गोलार्ध पे उत्तर में दिख रहा है कि दक्षिण में या बीच में, कैसे दिख रहा है? उत्तर में दिख रहा है। और ये चीज तुम लोगों ने निर्धारित कैसे की कि उत्तर में है? अक्षांश, विषुवत रेखा को देख के। ठीक, विषुवत रेखा के पूरा उत्तर में, इसका जरा सा भी पार्ट विषुवत रेखा के नीचे या उस पे नहीं है। तो यानी एक बात ये भी है कि विषुवत रेखा भारत से तो नहीं ही निकलती है। ठीक, अब भारत जब उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत का हमने नक्शा जो बनाया है, ऐसे मान लो, ऐसे लाइंस जा रही होंगी, ये मान लो 0 डिग्री है, ठीक है, ये लाइन जा रही होगी, ये लाइन जा रही होगी, बीच में बहुत सारी लाइंस जा रही होंगी। ये कौन सी रेखाएं हैं? कौन सी रेखा बना दी है हम? अक्षांश रेखा। देखो यहाँ पे भारत को देखो, भारत के बीच एक नीचे से लाइन जा रही होगी, बीच से लाइन जा रही है ना, सबको दिख रहा है, वो अक्षांश रेखा है। और जा तो ऐसे बहुत सारी अक्षांश रेखा, जितना कम, क्या हो गया तुम्हें, हंसी क्यों आ रही है? हैं, क्या हुआ बताओ? कहाँ है भैया, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है? हाँ, ज्यादा पढ़ लिए हो? कैसे?
और क्या, चलो ठीक, खेलकूद भी जरूरी है पर चोट नहीं लगाओ, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा हो गई। और वैसे अब कहने को तो ये जो तुम लोग को जितनी लाइन दिख रही है इससे भी ज़्यादा हम लाइन खींच सकते हैं। अगर 23.5 डिग्री है तो 23.7 डिग्री भी तो होगी कोई अक्षांश रेखा, 23.8 भी होगी, ऐसे करते करते 30 होगी, ऐसे करते करते नंबर एक एक लाइन खींच। अब वो लाइन कब खींची जाती है? 4 फिगर ग्रिड और 6 फिगर ग्रिड होता है। हाँ, जैसे क्या होता है, एक गांव दे दिया जाएगा, ये आईसीएससी बोर्ड में होता है, ये प्रॉपर वो मैप आता है, गांव का मैप आता है, बिल्कुल छोटे से क्षेत्र का। और उसमें क्या होता है, खूब सारी ऐसे लाइन खींची होती हैं। फिर उसमें क्या होता है, ये गांव पे ये पेड़ की लोकेशन बताओ, यही अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। तो उसको 4 फिगर कब कहते हैं? जब सिर्फ हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेना होता है। 6 फिगर कब कहते हैं? जब उस 4 फिगर में भी एकदम एग्जैक्ट पॉइंट लेना होता है, तब वो 6 फिगर होता है। तो मतलब हम इसको जितना चाहे उतना लाइंस खींच सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जितना छोटी जगह का हमें क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट निकालना होगा, उतना हम लाइन उसको बारीक से खींच लेंगे। अभी हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जरूरी रेखाएं हैं हम वही खींचेंगे। तो हमने क्या किया, उत्तर और उत्तर की रेखा खींच ली। एक वो रेखा है जो इसके पैर से होके जा रही है ना, या ये पैर है, ये पॉइंट टच कर रही है, और एक रेखा इसका सर का पॉइंट टच कर रही है, ठीक है। तो सर का जो पॉइंट टच कर रही है वो कौन सी रेखा? अच्छा, सबसे पहले तो ये गोलार्ध के उत्तर दक्षिण क्या बताया? उत्तर। सबसे पहले उत्तर लिख लो, मतलब भारत का जो दक्षिणी छोर है वो भी उत्तर ही है ना, और उत्तरी छोर तो उत्तर है ही, ठीक। अब यहाँ पे कितना है, कितना डिग्री है ये, कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट, ये 8 डिग्री 4 मिनट ऐसे लिखते हैं, ठीक। हाँ, वो तो इंदिरा पॉइंट डूब गया है ना। तो जब बोलेंगे कि मेन लैंड एरिया तो 8 डिग्री 4 मिनट, और जब बोलेंगे वैसे तो इंदिरा पॉइंट लेंगे। 6 डिग्री कितना है? वो भी 6 डिग्री तक, रुको बता रहे हैं। हाँ, 6 डिग्री 4 मिनट है। हाँ, तो 6 डिग्री 4 मिनट है। फिर इसमें कहीं लिखा है, चलो वो 6 डिग्री कुछ है। अब जो बात हो रही है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको हम बता दें क्या बात हुई 6 डिग्री और 8 डिग्री की। बात सिर्फ ये हुई कि ये कौन सी जगह है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, हाँ मतलब स्टेट की बात हो रही है। तो ये कन्याकुमारी है, तो ये कन्याकुमारी क्या है, भारत में ही है। लेकिन हमें पता है कि भारत में क्या है, कौन सी और जगह है, ये कौन सी जगह है, कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार, वो भी तो भारत का हिस्सा है। तो ये देखो भारत से नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे जा रहा है। तो इसका भी तो कोई लास्ट पॉइंट होगा ना। तो सवाल दो तरीके से बनते हैं। एक होता है कि मेन लैंड पे, मुख्य भूमि पे अगर हम बात करें, तब भारत का सबसे दक्षिणतम कौन सा अक्षांश क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट होगा। और अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट के कोस्टल रीजन को मिला के सबसे दक्षिण वाला कौन सा होगा? 6 डिग्री 4 मिनट होगा। यहाँ पे लिख दो 6 डिग्री 4 मिनट। उत्तर बिना इसके लिखे कोऑर्डिनेट मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे तो कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है? हाँ गुड, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक। तो उत्तर से उत्तर हो गया। अक्षांश के बारे में समझ गए। अक्षांश को पढ़ते ही हम जलवायु के बारे में, जलवायु के बारे में जानने के लिए अक्षांश को पढ़ते हैं। अब आते हैं हम देशांतर रेखाओं पे। तो देशांतर रेखा क्या होती है? ठीक है, कितनी होती है देशांतर रेखा? कितनी होती हैं? वेरी गुड। जो एक गोले में कितने कोण होते हैं? 360। तो ये भी तो गोला है, तो इसमें भी 360, ठीक है। 360, 180, 360, हाँ ठीक है। तो ये 360 है। अब इसमें क्या है, बहुत सारी हैं। तो जैसे हमने 0 डिग्री को मेन माना था, वैसे इसमें भी हम किसी को मेन मानेंगे।
तो इसकी जो मेन रेखा है वो क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन उसको बोलते हैं। कहां से होके निकलती है? वेरी गुड, ग्रीनविच से होके निकलती है। और वो क्या सीधी है या टूटी फूटी है? देखो ये है, ये देखो, ये लाल रंग की रेखा दिख रही है, तिरछी मिर्ची दिख रही है, ठीक है। क्या अब अगर कोई पूछे ग्रीनविच मीन टाइम वाली जो रेखा है वो सीधी आ चुका है सवाल, सीधी नहीं है, तो वो स्टेटमेंट या वो सवाल गलत होगा। सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, सीधी क्यों नहीं है? दिमाग लगा के बताओ। अच्छा, इस रेखा का काम क्या है? समय का निर्धारण करना है, ठीक, यही मुख्य काम है। टेढ़ी मेढ़ी क्यों होगी ये? बिल्कुल अच्छे से ऊपर से नीचे देखो, इस पे देखो, बिना ग्लोब के कोई भूगोल नहीं। आगे आ जाओ तुम। सारे देशों को देखना जो उसके आसपास होंगे, अगर जो है वाटर बॉडी है उसको देखना जो उसके आसपास है। कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पे जो हमें सिर्फ दिख रहा है, ये तो बड़ी लैंड तो दिख रही है क्योंकि ग्लोब छोटा है, लेकिन इस पे द्वीप भी तो होंगे, द्वीप होंगे, और हर द्वीप किसी ना किसी देश के अंदर में आता है, ठीक है। तो किसी ना किसी देश के अंडर में द्वीप आता है। तो ये तिरछी क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो इधर किसी देश के अंडर में आते हैं, और एकदम अगर बीच से होके निकाल देगी तो उस देश का समय गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, है ना। इस वजह से उस चीज से बचने के लिए तिरछी कर दी गई है। अब ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे तो बिंदी बिंदी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये द्वीप है। और ये द्वीप अगर लाइन के इधर है तो यानी कि वो इन देशों के द्वीप होंगे, और लाइन के उधर के जो होंगे यानी कि इधर वाले देश के द्वीप हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग एक समय पालन करते हैं। तुम्हारी इनकी घड़ी में बज रहा होगा अगर 4, तो सबकी घड़ी में 4 बज रहा है। अब यहीं से एक लाइन हम निकाल दें जिसको निर्धारित कर रहे हैं कि इसके इधर जैसे ही जाएंगे कितना बजेगा, 1 बजेगा, और इसके इधर जैसे ही जाएंगे 11 बज रहा होगा। तो बताओ एक ही जगह पे दिक्कत हो जाएगी कि नहीं दिक्कत हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे, लाइन थोड़ा बगल से निकाल देंगे कि भाई एक ही समय सबका रहे, ठीक है। तो मेन रीज़न यही मानो कि ये ग्रीनविच मीन टाइम का वो है। तो इसी तरीके से ये सारे क्या है, देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब इसका जो एग्जैक्ट डेटा है वो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो मेन लैंड ही है, वहां वाटर बॉडी नहीं है, समझो। ये ये जो है ये है रशिया का, है ना। ये यहाँ पे लैंड एरिया है, ये सिर्फ यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं इसको, बे बोलते हैं ना, बेसिन, जिब्राल्टर है ना। हाँ जिब्राल्टर, इसी से वो है, डिटैच है। लेकिन लाइन क्या होगी, कई जगह जा रही है, मतलब इधर मेन लैंड है नॉर्थ में, और साउथ में सिर्फ वाटर बॉडी है। तो सीधी सी बात है, हम कितना भी बचा के कोशिश करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं तो जाएगी, टच हो ही जाएगी। इतना करने के बाद भी देखो कितनी ज़्यादा इसमें वो है, डाइवर्जन है, कितनी ज़्यादा मुड़ी हुई है। अब अगर हर एक देश को सबको बचाने लगेंगे बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वहाँ इधर उधर जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से लोकल कुछ उसका कोऑर्डिनेट बना है, उस हिसाब से टाइम मैनेज करते हैं, ये रहता है, ठीक। तो अक्षांश रेखा हम लोगों ने समझा, उसी तरह से अक्षांश रेखा। अच्छा हाँ, वो ये पूछना था हमें। तो भारत, हमने देखा कि भारत उत्तर में है। अब ये लाइन इधर है जो मेन लाइन है अक्षांश रेखा की, देशांतर रेखा की। मेन लाइन अगर इधर है तो इस लाइन के हिसाब से भारत पूर्व में है या पश्चिम में है? गुड, पूर्व में है, ठीक है। तो भारत पूर्व में है, यानी कि भारत की लोकेशन क्या हो गई ग्लोब पे? वेरी गुड, उत्तर पूर्व हो गई, उत्तर में है और पूर्व में, ठीक। तो इस वजह से भारत के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो उत्तर में होंगे और पूर्व में होंगे। अब हम लाइन खींचेंगे देशांतर वाली, ठीक है। एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये है,
कितना है इधर? हाँ, ये डिग्री तो तुम लोग समझ गए ना, डिग्री समझ गए हो? जब समझ में आ गया तो याद तो रटना तो इसको पड़ेगा, लेकिन थोड़ा समझ रहती है तो याद करने में आसानी होती है। ठीक है, तो अभी 10 दिन हम ना पढ़े, हम खुद भूल जाएंगे, फिर एग्जाम के टाइम में रिवीजन करेंगे तो याद आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पीसीएस में तो इतनी बार पूछा गया है, उसके बाद भी आते आते लोग गलत लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सब रिवीजन की बात है। अब कॉपी में जिनके नहीं बना है वो फटाफट से ऐसे बना लेना। बनाओ, तब तक हम एक कन्फ्यूजन क्लियर करें।
अब ये लिखो कि जो 0 डिग्री होता है देशांतर रेखा, उसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मीन टाइम, ऐसे लिखो। अक्षांश लिख लियो ना, देशांतर हेडिंग डालना। डाले ही होगे। और तुम लोगों ने लिखा होगा समय, ठीक है ना, समय के लिए मेनली, ठीक, 1 वर्ड। अब इसको क्या, इसका जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री वाली रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं और ग्रीनविच भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। ये जिन देशों से होके जाती है उनके नाम लिखो, पूछे जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड से होके जाती है, ठीक है, यूके, इंग्लैंड। फिर फ्रांस, 8 देश हैं, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, टोगो और घाना। हो गया, लिख लिया सबने? अच्छा, यूके हो गया, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ठीक है। तुम लोग का आज का काम क्या है? इन देशों को मैप पे देख के आना घर से। बहुत छोटा सा काम है, 5 मिनट का, ठीक है। इसमें से कुछ देश है जो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा तुरंत। ग्रीनविच जा रही है, सीधी सी बात है। लेकिन मैप पे एक बार देखना कि क्या देखना है मैप पे, किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप पे ये देश हैं। समझ में आई बात? उससे तुम्हें ये पता लगेगा। और इन देशों का नाम किसी भी न्यूज़ में कहीं भी आएगा तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत वर्ड मैप बनेगा, उसमें किस महाद्वीप पे है ये दिमाग में आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये घर से देख के आना है कि ये देश की लोकेशन क्या है, ठीक, और फिर देख के आना, फिर हमें बताना। हाँ, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो लिखो, वो भूल जाया करता है, कि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ये है, ठीक है, ये वाली है 0 डिग्री, ये है, ठीक है। और इसी पे ऐसे इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है ना, ऐसे ही तो है। 0 डिग्री के का ईस्ट किधर है? ये है पूरब, है नहीं, और ये क्या है? दक्षिण, ठीक है, दक्षिण, दक्षिण है। तो जब हम इधर जाएंगे, पूरब जाएंगे, पूरब से पश्चिम होता है ना सूर्योदय, आए क्या हुआ बताओ? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पश्चिम है, पश्चिम, दक्षिण डिग्री है, ठीक है, पश्चिम, ठीक है। तो जब हम इधर जाएंगे तो पूरब आ रहा है और इधर पश्चिम आ रहा है, और हमें पता है कि पूरब से पश्चिम सूर्योदय होता है। तो समय का शुरुआत हम सूर्योदय से अगर करें, जहाँ सूर्योदय पहले होगा वहाँ समय पहले शुरू होगा, है ना। तो इस वजह से जब हम इधर की तरफ, पूरब की तरफ ट्रेवल करते हैं, जाएंगे, तो क्या होगा? एक दिन मिलेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि ये वाली जो मेरिडियन होगी वो मान लो 1 डिग्री होगी, फिर उसके बगल में 2 डिग्री होगी, 3 डिग्री होगी, 4 डिग्री होगी। अब 1 2 3 4 इधर से शुरू होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो इसमें क्या है, और जो, हाँ इसको लिखो, विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है।
क्यों 24 टाइम जोन में बांटा गया है, ज्यादा या कम क्यों नहीं? हाँ बताओ, दिमाग लगाओ। क्यों नहीं 25-26 बांटा गया? गुड, 24 घंटे का दिन होता है, ठीक है, इस वजह से 24 टाइम जोन है। और ये 24 टाइम जोन जो है ये लगभग 15 डिग्री की दूरी पे है, हर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन है, हर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन है, ठीक है, ये लिख लो। और ये 24 टाइम जोन लगभग हर 15 डिग्री की दूरी पर हैं, स्थित हैं। और 1 डिग्री, हाँ, ये टाइम जोन जो 24 टाइम जोन है, ये मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने, हम बताए ना 1 2 3 4 5 6 डिग्री, लगभग 15, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 15 डिग्री का है। इनके बीच का अंतर लगभग 15 डिग्री का है, ठीक। हाँ, और 1 डिग्री पे जाएंगे कितना मिनट का होगा? वेरी गुड, 4 मिनट, बहुत अच्छे। 1 डिग्री पे कितना मिनट बढ़ता है, लिख लो। 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता या घटता है। अगर हम पूरब में जाएंगे तो बढ़ेगा, अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो घटेगा, ठीक है। हाँ क्या क्या? 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता या घटता है, वो पूरब पश्चिम पे निर्भर करता है। लिख लिया? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आया? आया? देखो, पूर्व से पश्चिम सूर्योदय होता है तो समय पूर्व से पश्चिम चलेगा, यानी कि हमें गेन मतलब प्रॉफिट कब होगा? पूर्व वालों को प्रॉफिट है, पश्चिम वालों का लॉस है, ऐसे याद करो, ठीक है। तो जब हम पूर्व में चलेंगे 1 डिग्री, ये कहीं 1 डिग्री छोटा सा बन रहा होगा ना, तो ये 1 डिग्री पे कितना मिनट हुआ? अगर यहाँ पे 12 बज रहा है 0 डिग्री पे, तो 1 डिग्री पूर्व में कितना बज रहा होगा? लिख लो। यदि 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, देशांतर पर 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 1 डिग्री पूर्व में जाने पर कितना हो रहा होगा? ये तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना, मैथ्स का भी बनता है, ठीक है, बहुत आते हैं, और हम बहुत, मैम ही बहुत कंफ्यूज होती हैं। अब तुम लोग को पढ़ा रहे ना तो अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं तो हम बहुत कंफ्यूज रहते थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, पूरब फायदा पश्चिम नुकसान, पूरब में बढ़ेंगे तो प्लस होगा, पश्चिम में जाएंगे तो माइनस होगा। तो अगर जैसे सवाल आता है दिन पूरब में मिलता है 1 दिन एक्स्ट्रा, क्या होगा? पूरब में, अगर कोई पश्चिम से पूरब, जैसे कोई यूएसए से इंडिया भारत आ रहा है, तो उसको दिन का फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, उसको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया प्लस। और अगर कोई भारत से अमेरिका जा रहा है तो नुकसान, 1 दिन का नुकसान हो गया, ठीक है। बस ऐसे याद रखो, मतलब विदेश जाने में नुकसान है उधर, और इधर आने में फायदा, ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। और 1 डिग्री भी बस, हाँ, अब तुम देखो, तुम लोग को बता रहे हैं ना, तो मेरा बहुत ही क्लियर हो रहा है, मतलब ये अब हमें नहीं भूलने वाला है। तो 1 डिग्री जब हम चलेंगे तो 15, और ये याद रखो कि 1 डिग्री पे कितना? 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट, बस ये याद रखो, हाँ ठीक। पीछे जाएंगे 4 मिनट माइनस हो जाएगा, आगे जाएंगे 4 मिनट प्लस हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था तुम्हारे देशांतर को लेके। कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछना, और सवाल भी इस पे देखना, तुम लोग को अगर कोई मिलेगा तो बताना, फिर हमें मिलेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, प्रैक्टिस करना, बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस करना तुम लोग, क्योंकि सवाल लगा रहे हो ना, सॉल्व कर रहे हो, तो तुम लोग को पता है कि ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हर बार पूछा जाता है, गणित में भी पूछा जाता है, रीजनिंग में भी पूछा जाता है। ये घाटा, वो वही क्वेश्चन हम छोड़ देते थे पहले। हाँ, घड़ी वाले में आता है, वही बात है, ठीक है। घर का काम क्या है तुम लोग का? क्या है घर का काम?
हाँ, जो प्राइम मेरिडियन जिससे निकल रहा है उन देशों को मैप पे देखना। और एक और लिखो, घर का काम है ये, ठीक है। क्या विषुवत रेखा पे जो देश हैं उनको मैप पे देख से रटना नहीं है, रटना है मैप पे देख के रटना है। उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, कैसे भी पूछा जा सकता है। विषुवत रेखा पे जो देश है उनके नाम, पढ़ने वाले देशों के नाम ऐसे लिख लो, ठीक। कर्क रेखा के देशों के नाम और मकर रेखा के देशों के नाम। विषुवत रेखा के देशों के नाम, कर्क रेखा पे पड़ने वाले देशों के नाम और मकर रेखा पे पड़ने वाले देशों के नाम, ठीक है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देशों के नाम तो हर आदमी रट लेता है, तो अब कैसे पूछते हैं वो भी अब बल्कि इजी हो गया है, सीक्वेंस पूछते हैं। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू अरे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। पूरब से वो दे देंगे देशों के नाम, आप देखिए ये है। और पीसीएस में तो अब इस तरह का आता है कि जैसे मान लो स्टेटमेंट वाला पीसीएस में भी आने लगा है, तो वो देशों का नाम दे देगा, ऐसे करके एक स्टेटमेंट बनाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन रहेगा जिसमें तुम्हें सेलेक्ट करना होगा, उस स्टेटमेंट में एक में देगा कि ये सभी विषुवत रेखा पे पड़ने वाले देश हैं। दूसरा रहेगा कि ये सभी पूर्व से पश्चिम, ये सभी देश पूर्व से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा पर पड़ते हैं, ठीक। तो पहले स्टेटमेंट, अब उसमें ऑप्शन में क्या है, इनमें से केवल एक, इनमें से दोनों, दोनों सही, इनमें से केवल दो या कोई भी नहीं, ठीक, इस तरह का ऑप्शन आता है। तो क्या है, पहले तो ये पता चलना चाहिए कि हाँ, वो व्याख्या भी वाला है। व्याख्या वाला तो उसका तो हम ट्रिक बताएंगे, वो प्रैक्टिस से आता है। कॉन्सेप्ट व्याख्या वाला, मेरा व्याख्या वाला 99% कह लो सही जाता है। क्यों? कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है वो क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्याख्या तुरंत समझ जाओगे। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट। वैसे क्वेश्चन पेपर ही पूरा प्रैक्टिस डिपेंड है, अब तो सारे क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं। तो जो हमने दोनों स्टेटमेंट बताया, उन दोनों में क्या होगा, पहले पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ ये देश सारे हैं उस पर। हो सकता है कि उसमें से कोई एक देश नहीं हो और तुम लगा के आ जाओगे सही हो गया, गड़बड़। दूसरे वाले पे कि हाँ सही में पूर्व से पश्चिम ही है या पश्चिम से पूर्व ही है, ऐसा तो नहीं कि आगे पीछे कुछ भी नाम दे दिया है, कोई दिशा नहीं लगा रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, सवाल है बहुत आसान। जैसे होगा देशों के नाम तो सबको याद है, पूरब से पश्चिम भी हमने याद कर लिया, पश्चिम से पूरब भी, लेकिन उसमें एक उल्टा देश उसने घुसेड़ दिया। अब हम उस कॉन्फिडेंस में कि हाँ ये सब है, बस गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। विश्वत, कर्क और मकर में, अच्छा देशों के नाम, वो ये तभी क्लियर होगा जब मैप से पढ़ोगे, रट के कभी भी नहीं होगा। जैसे इजराइल के बारे में जब पढ़ोगे तो कैसे, हमेशा फूल की तरह किसी देश के बारे में जब पढ़ो तो कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे भारत ही है, मान लो ये है भारत, ऐसे बना लो गोला, ठीक। इधर कौन सा देश है, छोटा सा बनाया, अफगानिस्तान। इधर कौन सा देश है, पाकिस्तान। इधर कौन सा देश है, चाइना। इधर कौन सा देश है, नेपाल। अरे तिब्बत चाइना में ही है, ये मत करो ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, तिब्बत को चाइना अपनी टेरिटरी दिखाता है और मैप पे भी चाइना की टेरिटरी दिखा। अब जब जो सियाचिन है वो चाइना में दिखाया जाने लगा है, जबकि वो भारत का ही एक हिस्सा था, तो धीरे धीरे समझ लो कि तिब्बत तो उसमें है ही, ठीक है। तिब्बत को वो क्लेम करता है, तिब्बत मानता है अपने आप को, पर उसका कहीं भी मैप पे साक्ष्य नहीं है, ठीक। तिब्बत चाइना का पार्ट है। ये हो गया नेपाल, ये कौन सा है, भूटान। ये कौन सा है, बांग्लादेश। ये कौन सा है, म्यांमार। ये कौन सा है, श्रीलंका। अब याद हो जाएगा कि नहीं, ऐसे करके ज्योग्राफी पढ़ो, बोलते रहो, जैसे जैसे भी हो। इसराइल के बारे में पढ़ रहे हो, इसमें गाजा पे और वहाँ पे बवाल चल रहा है ना, इस सेंट्रल एशियन कंट्री में, बिल्कुल ऐसे गोला मार मार के पढ़ो, इधर क्या है इधर क्या है, बहुत नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉपी में जब ऐसे बना के रखोगे, जब रिविजन का टाइम आएगा, खोलोगे तो तुम्हें शब्द अक्षर नहीं पढ़ने होंगे, तुम देखोगे तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ रिविजन हो जाएगा एक नज़र में। और हमेशा नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत लिख लिख के पैराग्राफ और ऐसे अनुच्छेद नहीं बनाना है। नोट्स ऐसे बनाना है कि जितना शॉर्ट बनाओगे
उतना आखिरी के 15 दिन में जो रिवीजन करना होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जितनी जल्दी पेज पे नज़र पड़ेगी उतना अच्छा रिवीजन होगा। आई बात समझ में? तो उतना बढ़िया से बनाना है, ठीक है। इसके बारे में अक्षांश और देशांतर के बारे में हो गया, और भारत के अक्षांश और देशांतर और ये सब पता चल गया। अब 2 लाइन और इम्पोर्टेंट है भारत में अक्षांश और देशांतर की। कौन सी होगी? देशांतर की कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन होगी जरूरी? जैसे कोना कोना तो हमने जान लिया, हाँ गुड। देखो कैसे 0 डिग्री था, 0 के ऊपर गए तो सबसे पहले 6 डिग्री पड़ा है नहीं, फिर उसके ऊपर गए तो 8 डिग्री पड़ेगा, फिर 9 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, और 37 डिग्री से ही पहले कौन सा पड़ जाएगा? हमने कहा था ये जरूरी है बहुत ज्यादा। कौन सी रेखा है ये? यस, कर्क रेखा है। भारत के बीच से कौन सी रेखा निकलती है? इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा। अब जब भारत के बीच से इंपॉर्टेंट कर्क रेखा निकल रही है तो इससे रिलेटेड सवाल क्या क्या बनने वाला है? कितने राज्यों से गुजरती है? बिल्कुल, पूर्व से पश्चिम राज्यों का क्रम, उस रेखा के अगल बगल के जो इंपॉर्टेंट शहर होंगे वो, उनके नाम। सबसे कठिन क्वेश्चन इस रेखा पे यही आता है, शहर का नाम देता है और कई सारे शहरों का नाम देता है, उसमें पूछता है रेखा से सबसे नजदीक कौन सा शहर है। अब ये कैसे तुम लोग याद करोगे बताओ? शहर तो बहुत है, हर जैसे 8 राज्य हैं तो 8 राज्यों में तो बहुत सारे शहर हो गए, याद कैसे करोगे? मैप पे देखोगे कर्क रेखा, फिर कर्क रेखा जिन जिन शहरों से होके जा रही है वो शहर देखोगे, वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक? बस वही बात है, और वो बिना मैप के होगा। यहाँ पे है नहीं क्या भारत का मैप? यहाँ पे भारत का मैप है, लेके आओ। पॉलिटिकल है, हाँ ले आओ ले आओ। अरे ठीक है, ज्योग्राफी क्लास में सब ले आया करो। फिजिकल पॉलिटिकल हाँ है नहीं क्या? अच्छा, और हम यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे, देखो 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बहुत थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। वो थोड़ा सा टॉपिक इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेस है, और ये बेस हम भी भूलते थे, तो हम ये नहीं चाहते कि तुम लोग भूलो। ये तो बहुत बार रिवीजन करने के बाद हमें पता है कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो कुछ फ़ोन में ढूंढ के पढ़ा रहे हैं, इधर उधर से देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेस जब स्ट्रांग हो जाएगा तो जब हम खनिज पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, जब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम उसके कारण पढ़ेंगे, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है, यहाँ कम क्यों है, इस क्षेत्र में क्यों इतना खनिज पाया जाता है, इस क्षेत्र में क्यों, तो जब हम बेस स्ट्रांग रखेंगे तो अपने आप दिमाग चलेगा, ठीक है। बेस गड़बड़ है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी क्लास होगी, लेके आ जाना सब, ये सब उठा लाना, ठीक है। हाँ, तो एक तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो गया अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा कौन सी इंपॉर्टेंट होगी? पहले 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 अगर हमने ये पूछा है तो सबसे पहले ये दिमाग लगाओ, देशांतर रेखा क्यों जरूरी है? क्या बताती है? समय। भारत में भी तो कोई एक समय लेके सब लोग चलते होंगे, तो भारत में भी कोई एक रेखा होगी, गुड, तो वो एक रेखा इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक। और वो कहाँ से जाती है? नैनी, इलाहाबाद के नैनी से जाती है, यहाँ पे कहीं, ठीक है ना। ये हो गई 82.5 डिग्री। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या लिखे हैं? गुड, ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिखा है। तो ये कितनी रेखा हो गई हैं? कितनी रेखा इंपॉर्टेंट है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब तुम लोग को कर्क रेखा का तो समझ में आ गया, क्या देखना है मैप पे? सेम ऐसे ही किसका देखना है? 82.5 का। 82.5 कौन कौन से राज्य, बहुत कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लेकिन अब बढ़ा दिया गया है, हाँ ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, उनके आसपास वाले शहर। मैप जब हमें नेक्स्ट मिलेगा तो हम एक बार उसमें रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन घर पे जरूर देख लेंगे, और यहाँ पे जो भी हम बताएंगे वो घर पे रिवाइज जरूर कर लेना, फिर उसमें से सवाल बनाना। हम ऐसा नहीं बताएंगे कि तुम लोग एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे रहो, तुम लोग को बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है।
ज्योग्राफी का बहुत हल्का सा, या हर सब्जेक्ट का बहुत हल्का सा तुम्हें काम ये करना है, जब रिवीजन करने बैठो तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें क्वेश्चन बनाओ, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, सवाल बनाते जा रहे हैं, सवाल बनता जा रहा है, जहाँ जिस तुम्हें लगे कि हाँ ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ये सवाल हम समझ के कर लेंगे। जहाँ तुम्हें ऐसा सवाल आ जाए कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो क्यों, क्या, कैसे, वो तुरंत आके नोट करो और क्लास में आके पूछो कि मैम ये वाला ये कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि कितना भी हम पढ़ाएं, हो सकता है कहीं पे कोई चीज़ बीच में जो नहीं समझ में आ रही है वो छूट जाए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका थोड़ा थोड़ा मिस हो रहा होगा। तो हमसे पूछ लो, हम यहाँ आधे घंटे पहले आ जाते हैं, उस समय भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर है ही मेरा, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल दो। समझ में आई बात? अब इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? जितना अभी तक बताया है रिवीजन ही हुआ है उस दिन का बेसिकली, बताओ कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया? अक्षांत देशांतर नहीं बोलोगे, बिल्कुल एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझा दिया, एक समय है एक जलवायु है, बात खत्म। ठीक ना? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? पड़ोसियों के बारे में जानते हैं? 7 हैं कि 8 हैं? चलो गिने। हाँ गुड, 7 स्थलीय, हमने कहा कुल। सवाल पे ध्यान दीजिए, जब हम कहेंगे स्थलीय तो स्थलीय जलीय बताइए, जब हम कहेंगे कुल कितने हैं पड़ोसी? 8 हैं। ठीक, और 8 कौन कौन से हैं? ये मेरे विद्यालय के बच्चों को पता है। कौन कौन से, कौन बताएगा? सारे बताओ। चलो तुम बताओ, जो भूलोगे कंप्लीट होगा। पड़ोसी देशों के नाम बताओ। हाँ हाँ सारे बताओ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। अरे भैया श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, लेकिन 8 ही गिने जाते हैं। ठीक, मालदीव दूर में आ जाएगा, ऐसे तो फिर फिलीपीन विलीपीन सब है ना, मालदीव दूर है। अरे लेकिन श्रीलंका को पड़ोसी देश माना जाता है क्योंकि वो जुड़ी हुई है किससे? पाक स्टेट से। ठीक, इसलिए इसको पड़ोसी देश मान लिया जाता है। समझ में आई बात? चल बैठ जाओ, बैठ जाओ। किस कहाँ पढ़ा है? एनसीईआरटी बताओ। एनसीईआरटी में 8 दिया है। हाँ बस वही। ठीक है, अब ये कोई नहीं पूछता है, लेकिन पड़ोसी देशों के नाम पर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये मोटा मोटा कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, ये सब पता होना चाहिए। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, मतलब ये 4-5 के बच्चों को भी पता होता है, तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। कितने महाद्वीप है, कितने महासागर हैं, सबसे बड़ा एस शेप का कौन सा है? एस शेप का कौन सा है? दिमाग लगाओ, एस शेप का है कि नहीं है? कोई है तो कौन सा है? अब देखो, अब सोचो कहाँ कहाँ है महासागर, लो देख लो इस पे, देखो इसीलिए नहीं याद है क्योंकि ग्लोब पे देख के नहीं याद किया गया है। बताओ, ये है, ये बना, ये बन रहा है, ये बन रहा है ऐसे, देखो कौन सा है ये? उत्तरी अटलांटिक। अरे उत्तरी अटलांटिक तो उत्तरी गोलार्ध की वजह से लिखा है, ये पूरा अटलांटिक है ऊपर से नीचे तक। उत्तरी का मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी मतलब दक्षिणी गोलार्ध। ये है एस शेप का, तो एस शेप का कौन सा है? अटलांटिक, ये सवाल आया है। ठीक है, तो अटलांटिक है। और सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत है। ठीक है, कहीं कहीं पे आर्कटिक एंटार्कटिक को नहीं माना जाता है, कहीं कहीं माना, कहीं कहीं 3 ही बताए जाते हैं, कहीं कहीं 5। देखो इसमें भी कंफ्यूजन है, कहते हैं कि एंटार्कटिक और आर्कटिक ये पैसिफिक का ही भाग बता दिया जाता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, वो अलग अलग है सब अपना अपना। ठीक, और कौन सा महाद्वीप है जिसपे बर्फ जमी हुई है? बर्फ है सिर्फ? हाँ, अरे हम, अच्छा चलो पहले सारे महाद्वीपों के नाम बताओ, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। महाद्वीपों के नाम बताओ चलो, अरे चाहे जैसे बताओ, कौन सा सीक्वेंस बताओ। एशिया, उत्तरी अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, हाँ ठीक, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, हो गया। अब बताओ किस पे, इसमें से किस पे बर्फ जमी होती है? गुड। देखिए आया ना ऐसे। जब सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा पीछे जाओ, बैक जाओ, सवाल का ओरिजिन कहाँ से आ जाएगा आंसर अपने आप। ठीक है, अंटार्कटिक पर। अब अंटार्कटिक पे क्यों हर समय बर्फ जमी रहती है? क्यों? हाँ, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या होता है, पृथ्वी जब सूर्य की चक्कर लगा रही है तो वो जो ध्रुव है वो दूर रह रहा है सूर्य से, और दूसरी चीज़ सूर्य पे उसकी किरणें, ऐसे तो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे तो लगा रही है, ठीक है ना? हाँ, तो ये इस पे क्या हो रहा है, सूर्य की जो किरण है वो बहुत कम पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा भाग इसका जमा है। एक कारण ये, वो तो नॉर्थ में भी हो रहा है। इस पूछना चाहिए कि मैम ये तो उत्तर में भी यही हो रहा है, सूर्य की किरण कम पहुंच रही है ना। उत्तर में क्या है, ज़्यादा भाग कौन सा है? स्थल। स्थल गर्म होता है, तो स्थल की गर्मी की वजह से उतनी बर्फ तो यहाँ भी जमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, सिर्फ पानी पानी है। ठीक है, तो पानी गर्म भी बहुत जल्दी होता है, ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर यहाँ ठंडा ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, ज़्यादा ठंडा बर्फ़ ज़्यादा जमा देगी। ठीक, बहुत छोटा छोटा लॉजिक है, तो इसको मज़े से पढ़ोगे तो ये लॉजिक सारे आने लगेंगे। अब ये तुम लोग को भारत का बिल्कुल लिख लो, पड़ोसी देश लिख लो भैया, भारत के पड़ोसी देश सबके नाम लिख डालो। अब जब पड़ोसी देश की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, बॉर्डर की बात होगी। ठीक, पड़ोसी देश के पहले नाम लिख लो, लाइन से लिखना, ऐसे ऊपर, मतलब एक लाइन में मत लिखना, ऊपर से नीचे लिखना, जैसे पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, ऐसे, क्योंकि उसके सामने कुछ लिखवाएंगे ना। हाँ, सबसे ज़्यादा जुड़ा है। गुड, लिख लो। लिख लिया ना सबने? अब जो किनारे के हमारे देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा लड़ाई किन भारत की किस, मतलब कौन सा देश भारत से लड़ाई करेगा, हम ये कहेंगे कौन सा देश भारत से लड़ाई करता है? हाँ हाँ, ठीक है, पाकिस्तान करता है। ठीक है, यहाँ छोटा सा अफगानिस्तान बना दे रहे हैं, इनको नहीं ज़्यादा मतलब है। चीन करता है ना? और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वजह से थोड़ा सा बांग्लादेश से भी, एक समय में जब पार्टीशन हो रहा था तब क्या हुआ था, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। इस वजह से क्या करने के लिए, संधि कराने के लिए कुछ लोगों ने रूल बनाए, और उस समय क्योंकि ब्रिटिश बस छोड़ के नए नए जा रहे थे तो उस समय तक ब्रिटिश रूल चल रहा था, मतलब उनका सुझाव माना जाता था। तो वैसे ही आपके डूरन थे, मैकमोहन थे, रेडक्लिफ थे, ये सब लोग थे। तो इन लोगों ने निस्तारण करवाया था कि इसके इधर उत्तर में तुम्हारा है, दक्षिण में तुम्हारा है, पूर्व में तुम रहोगे। लेकिन इसके बावजूद इन देशों ने अवहेलना की, ठीक है, और हम लोगों ने तो मान लिया, वो इन लोगों ने नहीं माना। अभी हम गए थे लद्दाख, अभी इसी गर्मी की छुट्टी में, वहाँ पे जो मेन NH1 है, जान रहे हो ना? तो घूमने का जब तुम लोग को मौका मिले कभी तो घूमा जरूर, घूमने जाना। और जब भी कभी घूमने जाओ कहीं दूसरी जगह तो वहाँ पे सब सारे सब्जेक्ट घुसेड़ देना कि क्या है, कैसे उच्चावच, जैसे भूगोल है, उच्चावच कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या है, ठीक है।
और उसको देखोगे, प्रकृति कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वहाँ के लोग शांत हैं या उग्र स्वभाव के हैं, पॉलिटिकल वो भी देख लोगे, ठीक है, सीट्स कितनी हैं। जैसे मान लो किसी दूसरे राज्य चले गए तो वहाँ पे सोचो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ घूमने के पर्पज से मत जाओ, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बस चले गए। जब दिमाग की हाँ ये तो पढ़ा था हमने और आज हम यहाँ पे हैं, किसी बहुत पुराने मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, उसकी हिस्ट्री से तुम रिलेट करो कि क्या इसकी हिस्ट्री थी, ठीक है। कई बार होता है बहुत पुरानी जगह जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता ये जगह कौन सी है, तो उसको गूगल करो। मतलब हम ये करते हैं तो ये हम तुम लोग को बता रहे हैं। तो हम लोग अभी लद्दाख गए थे, तो लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़कों का नाम बताओ। कितनी है ये बताओ पहले। भारत जैसे हर राज्य को कोई सड़कें जोड़ती है ना, हम सड़क से ही तो होके जाते हैं या रेलवे लाइन जोड़ती है, ठीक। तो लद्दाख का जो ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब भारत का सर, भारत से कौन सी रोड से, कितनी रोडों से जुड़ा हुआ, पहले ये बताओ कितनी रोड हैं, कितने मार्ग हैं, हैं कैसे, सिर्फ एक, और वो है NH1, ठीक, NH1। नहीं भैया, पूरे इंडिया में नहीं पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये लद्दाख है ना, ये रीजन है ना, ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब ये मेन, मतलब मेन वो भी है, ये कि एक ही रोड जोड़ती है, एक ही रोड जोड़ती है, मनाली से ले और श्रीनगर से ले, ठीक है। तो हिमांग एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हिमांग BRO का चल रहा है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, UPSC में शायद पूछा भी जा चुका है। प्रोजेक्ट देखो, एक होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको, बॉर्डर BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में हम भूल रहे हैं सीमा सड़क, ठीक है। तो ये कहाँ काम करेगी, बहुत सीधी सी बात है, बॉर्डर की जो भी रोड होंगी, इतनी बढ़िया बनाती है ना, अभी टूटी है 10 दिन में बना देती है, और इतनी कठिन होती है वहाँ की रोड बनाना कि सीधी खाई है, मतलब जान भी जाती है उस रोड को बनाने में, लेकिन फिर भी 15 से 20 दिन में उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि एक रोड है। अब आप सोचिए इसको पॉलिटिकल टर्म में देखना कि नॉर्थ में चाइना, इधर है पाकिस्तान है, वो एक रोड है, तो अगर तुम चाइना पाकिस्तान में होगे और भारत का सर काटना होगा तो तुम क्या करोगे, क्या कब्जा किस चीज़ को काटना चाहोगे भारत से, सड़क काट दोगे ना। अगर सड़क पे तुम्हारा कब्जा हो गया तो जा ही नहीं पाएगा कोई, ना टैंकर जा पाएगा, ना कुछ नहीं जा पाएगा। तो जो अतिक्रमण किया है चाइना और पाकिस्तान ने, वो इसी चक्कर में किया है कि NH1 उनके हाथ में आ जाए। और हम लोग रोड पे ऐसे जा रहे थे, उस सामने चाइना का बना हुआ था स्टेशन, चाइना बना है, भारत बना हुआ है, अगल बगल ही उन लोग के स्टेशन बिल्कुल आँख से दिखता है, और चाइना वाले पूरे टाइम उस रोड पे चलने वालों को देखते रहते हैं कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, और हमारी तरफ से उन लोग को देखा जाता है। लेकिन चाइना को फ़ायदा क्या है, चाइना और पाकिस्तान को, टेक्टोनिक बताया था हमने, कुछ ऐसा है कि भारत की जो भारी ज़मीन है वो अंदर जा रही है और यूरेशियन प्लेट ऊपर आ रही है, तो कुछ ऐसा बन रहा है, ये पहाड़ है, ये हिमालय, तो ये बताओ यहाँ से चलने में, टॉप पे पहुँचने में आसानी होगी कि यहाँ से, इधर से बहुत सीधा दिख रहा है। अब तुम लोग कारगिल वॉर देखना, 21 तारीख को कारगिल वॉर मेमोरियल, 25 साल पूरे हुए थे कारगिल के युद्ध को, तो हम लोग कारगिल भी गए थे। तो कारगिल के युद्ध में टाइगर हिल और 3 हिल हैं, जिनको एक टाइगर हिल था, और एक कौन थे वो जिनके ऊपर मूवी बनी है शेरशाह, क्या नाम है उनका, उनको शेरशाह पाकिस्तान वालों ने ही नाम दिया था, एक उनके नाम पे है हिल, हाँ 3 हिल है, फिर जानो ठीक है, वो इतना जरूरी नहीं है। तो ये तो टाइगर हिल जब तुम देखोगे, बिल्कुल ऐसे एकदम पीक है, और एकदम उधर से बहुत आराम से है, अपनी साइड इतना स्टीप है, वहाँ पे जाके ये लग रहा था कि कैसे हमारे सोल्जर्स वहाँ तक पहुँचे होंगे। कोई पेड़ पौधा नहीं छुपने के लिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर बीच बीच में है, पूरे पूरे दिन एक पत्थर के किनारे वो लोग पड़े रहते थे नीचे, ताकि ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था, वो तो सीधे देख लेगा अगर दिन में चढ़ाई करेंगे, जब रात होती थी तो घिसट घिसट के ऊपर चलना शुरू करते थे। तो मतलब अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्योग्राफी भी देख रहे हो, यहाँ पॉलिटी भी देख रहे हो, यहाँ पे वहाँ का जलवायु कैसा है, -50 में चला जाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो उन लोग को कब्जा करना आसानी हुआ। संधि जो हुई थी 1962 की, उसमें क्या था, 1962 में तो युद्ध हुआ था, 1960 की जो संधि हुई थी, शिमला समझौता, उसमें क्या कहा गया था,
हाँ कि बॉर्डर डिफाइन कर दी गई। और उसके बाद बोला गया था कि जाड़े में कोई टुकड़ी अपनी यहाँ नहीं, भाई -50 में हम भी सोल्जर भी तो इंसान है, वो अगर वहाँ पे अगर टेंशन रहेगा जैसे कि अभी है, अब रुकना पड़ता है सबको। तो भारत ने क्या किया, अपने लोगों को बुला लिया विश्वास करके, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा चाइना ने उठाया। और जब बर्फ़ गिरी हुई थी, जब हमारे सोल्जर्स वहाँ नहीं थे, तो चाइना ने अपनी टुकड़ियों को वहाँ पे भेज दिया और कब्जा कर लिया, जिससे 1962 का युद्ध हुआ, जिसमें हाँ सब कब्जा कर लिया और कुछ कुछ हम लोगों ने छुड़ाया, लेकिन ज़्यादा पार्ट उन्होंने कब्जा ही किया, क्योंकि उन्होंने बहुत टुकड़ी अपनी बैठा दी ना। अब क्या हुआ कि अब भारत भी वहाँ रहता है, जाड़े में सैनिक ऐसे ही मर जाते हैं। वहाँ पे बता रहे थे सोल्जर्स ही मिलेंगे ही वहाँ पे, तो बात करो सब कुछ बताते हैं, ऐसा नहीं कुछ छुपाते हैं, जैसे हम लोग लोकल्स सारी बातें नहीं बताते, लोग सारी बातें बताते हैं। उन्होंने बोला कि जाड़े में जब हम सोते हैं तो ठंड रहती है, तो सीधी बात है मुंह ढकने का मन करेगा, लेकिन अगर मुंह ढके तो जान चली जाती है, ऑक्सीजन नहीं रहती है। क्योंकि हम लोग गए थे जून के समय में, और उस समय हम लोग का हार्ट रेट बहुत तेज़ था, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, हर तरीके की समस्या थी। लेकिन वही है कि भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं, लोग टांग के हॉस्पिटल पहुँचे, जो घूमने गए थे वहाँ पे वो लोग भी टांग के हॉस्पिटल पहुँचाए जा रहे थे, इतनी समस्या है। और वो एक रोड है, सिर्फ रोड के सामने ही दुश्मन बैठा हुआ है। तो पॉलिटिकल सिनेरियो समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा टेंस्ड है। और हमारी चाइना ने रोड बना ली है बढ़िया डामर और टारमैक वाली, हमारी तरफ रोड ही नहीं है ही नहीं। मतलब ऐसा मैदान है वो पहाड़ों के बीच में कि लोग, जैसे हम लोग बाइक चला के गए थे तो चाइना में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे चाइना के बिल्कुल एंड पे भारत की जो फौजी लोग होते हैं वो वापस भेजते हैं कि आप चाइना में घुस रहे हैं, उधर है रास्ता जहाँ आपको जाना है, तो रोड नहीं है। और जबकि चाइना साइड वाले में रोड बना दिए हैं, रहने के लिए सैनिकों के घर बना डाले, सब हो गया है। और अभी तक हमारे यहाँ किसी गवर्नमेंट का नहीं हो पाया है कि वहाँ पे बनाए, लेकिन अब बन रही है रोड। अब हम लोग गए थे तो कुछ दूर तो था ही नहीं, जो हमने बताया नहीं था, लेकिन कहीं कहीं जेसीबी और सब कंकड़ पत्थर गिरा गिरा के रोड बना रही है, क्योंकि वो कहाँ मुद्दा चला जाता है तुरंत, बताओ। बॉर्डर टेंशन जो होती है वो कहाँ जाता है, कौन उसको वो करता है अब के टाइम में, यूएन। कहाँ जाता है? अरे बॉर्डर टेंशन जो होती है, जैसे दो देशों के बीच में जो कलह होती है, उसको कहाँ सुलझाया जाता है, किस मंच पे? अरे गृह मंत्रालय तो एक देश का होगा ना, दोनों देश, जैसे मान लो भाई यूएन, ठीक है, यूएन करवाता है ना समझौता। तो क्या है, इन लोगों ने कब्जा तो कर लिया, तब यूएन कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब भारत की बारी आई, जब करना भी चाह रहे हैं हम लोग, तो मुद्दा यूएन में चला जाता है। अब यहाँ पे समझने की बात है, हम यूएन से क्यों डरें, बताओ। यूएन क्या कर देता है, अगर कोई देश बहुत बदमाशी करता है तो क्या करता है, क्या करता है? देखो सब चीज़ आपस में कनेक्ट है। ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटिक्स पे हम आए हैं सिर्फ इसलिए ताकि ज्योग्राफी की पकड़ समझो। क्यों ज़रूरी है यूएन? यूएन है क्या, कई देशों का एक संगठन है। अब वो सारे देश मिलके क्या होता है, वोटिंग होती है। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर लड़ाई हुई, पाकिस्तान कह रहा है मेरा है, इंडिया कह रहा है नहीं मेरा है, ठीक है। वहाँ पे 10 अगर हैं, पहले तो ये पता करना यूएन के कितने मेंबर हैं, जित गुड, हाँ ठीक है, 10 हैं। अब उनका क्या होगा कि वोटिंग होगी, तो 10 में से अगर 6 लोगों ने भारत के मत में दे दिया, तो साफ हो गया कि भाई कश्मीर भारत का है। हाँ हाँ हाँ, वही मतलब क्या, नहीं माना जाएगा भाई। और वही लोग क्या करते हैं, अगर कोई, जैसे पाकिस्तान पे अभी क्या सेंसर लगा था, रोक लग गई थी, उसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग कहते हैं उन्होंने बना ली रोड, हम क्यों नहीं बना सकते हैं, कहते हैं ना। तो अगर हम भी बनाने लगेंगे, और भारत को बहुत सारे देश हैं नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्कफोर्स बहुत अच्छी है, हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। वो बात अलग है कि हम लोग आलस में आके बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, लेकिन सबसे अच्छे आईटी सेक्टर के लोग भारत से ही हैं, ठीक है, ये तो सब लोग जान रहे हो ना। कई सारे सीईओ बड़ी बड़ी कंपनी के भारतीय हैं। इस वजह से वहाँ के देश के लोग उन्हें पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा आदमी यहाँ हो सकता था, किसी और देश का है। तो बहुत छोटी सी चीज़ से बहुत बड़ी चीज़ बनती है, ठीक है। तो भारत के फेवर में बहुत ज़्यादा देश है नहीं, चाहे भारत कितना भी सबकी मदद करता है, कुछ भी करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो रही है, हमारा व्यापार सभी देशों से चल रहा है। अब अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया, हमने युद्ध छेड़ दिया हमने अपनी तरफ से,
और हमें सेंसर कर दिया गया, तो नुकसान क्या होगा? व्यापार ठप्प हो जाएगा। ठीक है, हमारा सामान जो दूसरे देश में बहुत अच्छा बिक रहा था, वो उसने सेंसर कर दिया कि हमारे देश में आपका सामान आएगा ही नहीं, इंपोर्ट ही नहीं होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा सब। और कई सारा सामान हर देश में ऐसा बनता है जो देशवासियों के लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन वो एक्सपोर्ट होता है, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वहाँ से बहुत पैसा मिलता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है पश्मीना, सबने सुना होगा, पश्मीना नाम सुना है? ठीक है, पश्मीना एक तरह की बकरी होती है, उसको पाश्तून बोलते हैं। हाँ हाँ सर, ठीक। जी हाँ सही है, हो जाता है। हाँ जी 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 जी। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक। हाँ जी। हफ्ते में दो सही है ना? हफ्ते में दो के लिए सर ने भी बात की है। थैंक यू भाई। नहीं ये लोग थे सर, ये लोग। हाँ, ये दो लोग तो सर पिछली साल भी एक क्लास। अगर वो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हाँ सर, वही हमने मंगाए। हाँ सर, वो पूरा वही मानचित्र पे ही हम पढ़ाते ही हैं। अभी हमने बोला इन लोगों से लेके आओ, तो शायद बंद है, लेकिन वो चार्ट वगैरह जो है। जी हाँ हाँ ठीक है सर, हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन कराते ही चलते हैं। जी जी हाँ 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 जी। गुड सर, ये एक बहुत ही अच्छी पहचान है कि जब सवाल पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। सही है, ये अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सर। इसको बता के और फिर ओवर करते हैं, ठीक है? तुम लोग भी थक गए होगे। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, पश्मीना के बारे में सवाल भी आया है, पीसीएस में आया है हालांकि। पश्मीना एक तरह की बकरी होती है, हम लोग बकरी नहीं, ऊन देती है। पश्मीना ऊन है, ऊन की क्वालिटी है। और पश्मीना का इतना बड़ा से रुमाल अगर लोगे तो 50,000 से 80,000 का मिलता है। अरे भैया, भारत में होता है वो, सिर्फ भारत में, और लद्दाख चांग तांग में होता है। चांग तांग रीजन है, ठीक है? लिख लो कहीं कोने तरह लिख लो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किताबी में गोद लो, कहीं लिख लो। मतलब चांग तांग अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लद्दाख में हम होके आए हैं। लद्दाख में भी ऐसे ही, हाँ लद्दाख में भी ऐसे ही है। तो चांग तांग रीजन है, ठीक है? उस रीजन में पाश्तून बकरियां पाई जाती हैं, जिनसे पश्मीना ऊन मिलता है। हाँ, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। और उन बकरियों के याक देखे हो ना, याक खूब बड़े, ठीक है? तो ये जान लो कि जब भी हम लद्दाख की बात करेंगे तो जो भी जानवर होगा उसके बहुत बड़े बाल होंगे, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भैंसा हो। भैंसा कह रहे हैं, गाय सांड कुछ भी हो, वहाँ की गाय के भी बाल बहुत लंबे होते हैं, ठीक है? तो याक होता है। और क्या करते हैं, जाड़ गर्मी जब अभी चलती है तो उनके सारे बाल उतार देते हैं और उन बालों से कपड़े तैयार करते हैं, जो भी तैयार करना होता है। तो ये पश्मीना क्या है, जैसे अपने यहाँ किसान का बुरा हाल है,
कि क्या करता है, मंडी में ले जाके औने पौने दाम में बेचता है, मंडी वाले उसको खूब महंगे महंगे में बेचते हैं। सेम वैसा ही उनकी मंडी इसकी है, पश्मीना की है। वो लोग बेचारे बहुत मेहनत से खिलाते पिलाते हैं, पालते हैं, पूरे जाड़े संभाल के रखते हैं, फिर गर्मियों में जब ऊन ले जाके बेचते हैं तो उन्हें औने पौने दाम में बिक जाती है उनकी। और भारत में कोई खरीदता ही नहीं है पश्मीना। वो इतनी महंगी क्यों होगी ये बताओ, इकोनॉमिक का क्वेश्चन आ गया, इतनी महंगी क्यों? वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रोडक्शन कम है, ठीक है, बहुत कम है। और वो उसी क्लाइमेट और उसी टेम्परेचर, देखो ज्योग्राफी आया ना, क्लाइमेट टेम्परेचर, उसी क्लाइमेट और टेम्परेचर में वो होती हैं, वही जलवायु होती है, और वो जलवायु सिर्फ उसी रीजन में है। आई बात समझ में? तो बहुत कम होती हैं इस वजह से। और बिल्कुल सूती, जानते हो सूती जैसा होता है वो, और वो गर्म इतना करता है कि पसीने छूट जाते हैं जाड़े में। तो जो लोग पश्मीना पहनते हैं वो सिर्फ पश्मीना पहनते हैं और उन्हें ज़्यादा कुछ पहनने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसी वजह से वो इतना महंगा है, और विदेशों में बहुत ज़्यादा इसका चलन है। तो विदेशों में जो शॉल और कुर्ते होते हैं वो लाखों में होते हैं, एक कुर्ता लाखों का होता है, शर्ट लाखों का होता है, ठीक है। तो पश्मीना व्यापार तो अच्छा है, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। इस वजह से धीरे धीरे लोग उस व्यापार को छोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को दिल्ली भेज रहे हैं, नीचे भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हुए। तो बस एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो उसमें सारे सब्जेक्ट को निहित करने की कोशिश करो, है ना, कि इसमें कहाँ पे हमें पॉलिटिक्स मिल रहा है, कहाँ ज्योग्राफी मिल रहा है, कहाँ क्या मिल रहा है। मज़ा आएगा तब, पढ़ने मज़ा आएगा तब, रटना नहीं रहेगा। देखो तुम्हें अधिकारी अगर बनना है तो फिर वही बात है ना, फैक्ट थोड़ी तुमसे कोई पूछेगा कि शांत दे शांत कुछ बताओ। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तुम डिसीजन ले पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, रट के बैठ के पेपर दे के आ गए हैं पास करके, और समस्या सामने कोई है तो समस्या का निवारण हो ही नहीं पाएगा। बस बस वही बात है ना। तो ऐसे पढ़ना शुरू करो, पढ़ने में तब मज़ा भी आने लगेगा। चलो ठीक है, हाँ थैंक यू। देखो जब सामने मज़ा आता है सबको ना, तो फिर पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि ज्योग्राफी बोरिंग नहीं लग रही है। हम देखो यहाँ पे केबीसी से हमने क्लास की है।